मेरी एक अजीब सी छोटी बहन है। वो हमेशा मुझे ऐसे देखती है जैसे मैं पहले मर चुका हूँ। रोज बिल्कुल एक रूटीन की तरह वो मेरे पीछे पीछे चलती रहती है। हम दोनों के बीच सिर्फ 1 साल का फर्क है, लेकिन पता नहीं क्यों उसके पास रहकर मुझे हमेशा एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। शादी से एक रात पहले मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं उसे वो सवाल पूछूंगा जो इतने सालों से मेरे दिमाग में चल रहा था। चाओ, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। शायद मेरी आवाज थोड़ी ज्यादा सीरियस थी क्योंकि माँ ने सुन लिया और तुरंत घबरा के मेरी तरफ देखा। क्या करने वाले हो तुम? माँ, बस बात करनी है, अब टेंशन ना लो, मैं उसे मार थोड़ी ना दूंगा। मैं और चाओ घर के बाहर छोटे से पत्थर के टेबल पर बैठ गए। वो हमेशा की तरह बिल्कुल बेपरवाह और ठंडी सी लग रही थी। मैंने सीधा पूछा, तुम मुझे हमेशा ऐसे क्यों देखती हो जैसे मैं मरा हुआ हूँ? उसने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, बस हल्का सा आईब्रो उठा के शांत आवाज में बोली, तुम मरे हुए नहीं हो। उसका जवाब अजीब था, ना पूरा मना किया ना ही सच डिनाई किया। मुझे बताओ फिर तुम ऐसा क्यों देखती हो? कुछ देर तक वो चुप रही, फिर धीरे से उसकी होंठों पर एक हल्की सी स्माइल आई, लेकिन उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। क्योंकि तुम मेरे भाई हो। मुझे लगा वो जवाब ही नहीं देगी, और फिर वही बेकार का जवाब, मुझे पता है तुम्हें मैं हमेशा इरिटेटिंग लगती हूँ, लेकिन टेंशन मत लो, जैसे ही तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारा एक बेटा होगा, मैं तुम्हें तंग करना छोड़ दूंगी। मेरे दिमाग के साथ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? बच्चा अभी हुआ भी नहीं और तुम उसके पीछे पड़ गई। पूरी जिंदगी तुमने मुझे परेशान किया, अब मेरे होने वाले बच्चे को भी नहीं छोड़ोगी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? बस वही सोच रही हूँ जो मुझे सोचना चाहिए। फिर एक छोटी सी खामोशी। चुंगलू, तुम फाइनली शादी कर रहे हो, ये अच्छा है। चाओ, तुम्हें क्या हो गया है? एक बार नॉर्मल तरीके से बात कर सकती हो? कुछ ऐसा बोलो जो समझ आए। ये पहेलियों में बात करना बंद करो। मेरी आवाज में गुस्सा था। इतने सालों से उसके साथ रहकर मैं हमेशा अपना पेशेंस लूज करने की कगार पर रहता हूँ। उसके पास रहना घुटन जैसा लगता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। उसका चेहरा बिल्कुल शांत रहता है, आवाज भी बिल्कुल सीधी, बिना किसी इमोशन के। मैं ठीक हूँ, सिर्फ 3 वर्ड्स और बस। और उसकी नजरें एक पल के लिए भी मुझसे नहीं हटी। मैंने अपने अंदर उठते हुए गुस्से को दबा लिया। छोड़ो, मैं तुम्हें कभी समझ नहीं पाऊंगा। ऐसे हाल में तो मुझे उसे कभी सीधा जवाब मिलने वाला नहीं था। वैसे भी कल मेरी शादी है। उसके बाद मैं और मेरी वाइफ हनीमून के लिए समुद्र के पास जा रहे हैं, पूरे 1 महीने के लिए, वो भी इस अजीब बहन से दूर। सिर्फ ये सोच कर ही मेरा मूड थोड़ा बेटर हो गया। शादी खत्म हो गई। मैं और मेरी वाइफ अपना सामान पैक कर रहे थे। माँ को बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं और वो खुशी खुशी हम दोनों को दुआ देती है। तभी मेरी वो अजीब बहन चाओ अचानक एक अजीब सी बात बोलती है, जिससे हम तीनों चुप हो जाते हैं। क्या तुम लोग बीच पर ना जाओ, और क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? मेरी वाइफ तुरंत मेरा हाथ पकड़ लेती है। मुझे उसका एहसास समझ में आ रहा था। उसमें शौक था, डिसबिलीफ और सीधा मना। चाओ, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी एज क्या है? बच्चों जैसी हरकतें बंद करो। चोंग याओ पहली माँ की तरफ देखती है, फिर धीरे से मेरी बीवी की तरफ। इस बार उसकी नजर अलग थी। जो आंखें हमेशा ठंडी लगती थी, उसमें अब एक हल्की सी रिक्वेस्ट थी, एक नरम सी मुस्कान के साथ। प्लीज, क्या मैं आ सकती हूँ? चोंग याओ, बस करो, मैं गुस्से में बोलता हूँ। पहले जब भी मैं आवाज उठाता था वो तुरंत चुप हो जाती थी, लेकिन इस बार उसने पलक तक नहीं झपकाई। उल्टा मेरी वाइफ ही हल्का सा डर गई। मुझे आने दो, चोंग याओ मेरी बीवी की तरफ देख कर बोलती है। मुझे एक बेटर जगह पता है, हमें बीच पर जाने की जरूरत नहीं है, क्या कहती हो? लेकिन हमने होटल ऑलरेडी बुक कर लिया है। हम दोनों अपना प्लान चेंज करना चाहते थे। मेरी वाइफ अनकंफर्टेबल थी, लेकिन सीधा मना भी नहीं कर पा रही थी। मुझे लगा अब सीन बनेगा, लेकिन उसने सिर्फ हल्की सी बावें चढ़ाई और फिर एक अजीब सी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है, बस अपना ख्याल रखना। अगले दिन सुबह मैं और मेरी वाइफ निकल जाते हैं। चोंग याओ कहीं नजर नहीं आती। माँ कहती है वो शायद अभी सो रही है। फिक्र मत करो, जाओ और एंजॉय करो। पूरे सफर के दौरान मुझे लग रहा था कि चाओ योंग कहीं से भी अचानक सामने आएगी, लेकिन सफर शांत रहा, कुछ भी अजीब नहीं हुआ। मुझे बचपन से पानी से डर लगता है, क्योंकि एक बार मैं डूबते डूबते बचा था। आज भी याद है, बेहोश होने से पहले मैंने पानी में एक छोटी सी परछाई देखी थी जो मेरी तरफ तेजी से तैर रही थी। मैं देख नहीं पाया कि वो कौन था। जब होश में आया, माँ ने बताया कि एक बुढ़े आदमी ने मुझे बचाया। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो एक हेलुसिनेशन था, लेकिन मैं कभी भी खुद को पूरी तरह कन्विंस नहीं कर पाया। दिल के किसी कोने में मुझे हमेशा लगा कि मुझे किसी बच्चे ने बचाया था।
था। बस मुझे पता था कि कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। ये सब बहुत पुरानी बातें हैं, लेकिन उस दिन का डर आज तक पूरी तरह गया नहीं। हाँ, वक्त के साथ थोड़ा कम जरूर हो गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। इसलिए जब मेरी वाइफ ने हनीमून के लिए बीच सजेस्ट किया, मैंने मना नहीं किया, क्योंकि बीच में जाकर पानी में उतरना तो बनता ही है। उस दिन मेरी वाइफ ने फाइनली हिम्मत जुटाई पानी में जाने की, और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। शुरू में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही देर में मैंने नोटिस किया कि हम बाकी लोगों से काफी दूर आ चुके हैं। मेरी वाइफ ने भी ये बात नोटिस की। हम जोर जोर से चिल्लाए और पूरी ताकत से किनारे की तरफ तैरने लगे, लेकिन ना किसी ने हमें सुना और ना ही किनारा पास आ रहा था, बल्कि वो तो और दूर होता जा रहा था। मेरी वाइफ पैनिक से बिल्कुल जम चुकी थी। मैं भी अंदर से टूट रहा था, लेकिन मैंने अपनी आवाज को संभाला। अपनी ताकत बचाओ, मैं हूं ना। मेरी जिंदगी में पहले भी अजीब सिचुएशन आए हैं और मैं हर बार बच गया हूँ, लेकिन जब मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा, एक तेज लहर आई और मेरी वाइफ को मुझसे दूर खींच कर ले गई। मेरा लाइफ जैकेट, जो कि इतनी आसानी से नहीं उतरना चाहिए था, पता नहीं कैसे गायब हो चुका था। मैं बस देखता रह गया, लहरों ने उसे निगल लिया। मेरे अंदर का डर और भी गहरा होता जा रहा था। एक डर बचपन का था, लेकिन सबसे बड़ा डर उस इंसान को तकलीफ में देखना था जिसे मैं सबसे ज्यादा चाहता हूँ, और मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा था। आखिर में उसका हाथ पकड़ने में कामयाब हो गया। मैंने तुरंत अपना लाइफ जैकेट उतारा और उसे पहना दिया। उसकी चीखों की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी, लेकिन अब मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरा जिस्म भारी होता जा रहा था और मैं धीरे धीरे नीचे डूबने लगा, और नीचे और नीचे। मुझे सांस नहीं आ रही थी। वही घुटन, वही डर जो इतने सालों से मेरा पीछा कर रहा था, फिर से मुझे घेर रहा था। क्या यही एंड है? इस बार कोई मिरेकल नहीं होगा, कोई मुझे बचाने नहीं आएगा। जैसे ही मैं सब छोड़ने वाला था, मैंने पानी में एक पहचानी सी परछाई देखी। ये बचपन वाली याद से थोड़ी सी अलग थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था ये वही है। वो शख्स मेरी तरफ तैर कर आ रहा था। इस बार मैं उसे क्लियरली देख पा रहा था। वो चोंग याओ थी, मेरी बहन। बचपन की वो धुंधली सी याद अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। वो हमेशा से वो ही थी। बेहोश होने से पहले मुझे महसूस हुआ उसने मुझे ऊपर की तरफ धक्का दिया। जब मेरी आंख खुली, मैं किनारे पर था। मेरी वाइफ मेरे पास थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी और उसके पास चोंग याओ खड़ी थी, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस। उसने मुझे जिस तरह देखा, मेरा दिमाग एकदम से क्लियर हो गया। मैंने पिछले 10 सालों की हर एक पल को याद किया और मुझे सब कुछ समझ में आ गया। जब मैं किसी डेंजर में होता हूँ, आखिर में हमेशा चोंग याओ ही सामने आती थी। जैसे उसे पहले से पता होता था कि मैं मुश्किल में पड़ने वाला हूँ, और वो हमेशा मुझे बचा लेती थी। तभी मुझे याद आया, जब हम निकल रहे थे उसने हमें रोकने की कोशिश की थी। क्या उसे पहले से पता था? जब मैं पूरी तरह होश में आया, चोंग याओ वहाँ नहीं थी। मैं हर जगह देखता रहा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं था। मैं और मेरी वाइफ टैक्सी लेकर वापस होटल में आ गए। वो अभी भी रो रही थी। मुझे नहीं पता था चोंग याओ वहाँ कैसे आई, लेकिन अगर वो ना होती तो हम दोनों मर चुके होते। क्या सच में चोंग याओ ने हमें बचाया? मुझे जवाब पता था, बस मैं उसे किसी और के मुंह से सुनना चाहता था। मैं फिर से बचपन वाली झूठी कहानी नहीं सुनना चाहता था। हाँ, वो ही थी। मेरी वाइफ ने धीरे से कहा। मैं तो उम्मीद ही छोड़ चुका था जब मैंने तुम्हें पानी के नीचे जाते देखा। मुझे लगा सब कुछ खत्म हो गया। फिर अचानक चोंग याओ ऊपर आई और तुम्हें दोनों हाथों से संभाली हुई थी। उसने हमें खींच कर किनारे तक ले आई। होटल में वापस आकर हमने चोंग याओ को अपने रूम के सामने वाले कॉरिडोर में खड़ा पाया। वो चुपचाप हमें देख रही थी। मेरी वाइफ तुरंत उसके पास भागी और उसका हाथ पकड़ लिया। तुम अचानक गायब क्यों हो गई थी? हम तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे थे, और तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे आई? मुझे लगा था वो मुझसे बचने के लिए चली गई होगी ताकि मैं उससे सवाल ना पूछूं, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो वापस होटल आकर हमारा वेट करेगी। मैं यही रुक रही हूँ, वो सीधा से जवाब देती है। मैं थक गई थी इसलिए वापस आए, यही रुक रही हूँ। मैं और मेरी वाइफ एक साथ बोल पड़ते हैं। हमारी आंखों में डिसबिलीफ साफ दिख रहा था। चोंग याओ शांति से सिर हिलाती है और अपने पीछे का दरवाजा खोल देती है। ये रूम मैंने खुद पे किया है। मैं किसी का पीछा नहीं कर रही। तुम कब से यहाँ हो? कल ही चेक इन किया। हम दोनों को उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं होता। मैं अपनी वाइफ को रूम में वेट करने का बोलता हूँ और खुद चोंग याओ के रूम में चला जाता हूँ। चोंग याओ, मुझे तुमसे सच सुनना है। वो सीधा मेरी तरफ देखती है। किस बारे में? जब मैं बचपन में डूब रहा था वो तुम थी ना? नहीं। मैं एक सेकंड के लिए रुकने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसका जवाब तुरंत आया। मुझे पता है वो तुम थी।
थी, मुझे याद है। तुम क्यों नहीं मानती? हर बार जब मैं डेंजर में होता हूँ तुम आ जाती हो। क्या तुम्हें पहले से पता होता है कि क्या होने वाला है? मैं लगातार सवाल पूछता रहता हूँ, लेकिन उसके चेहरे पर कोई असर नहीं। अगर तुम्हें पहले से पता होता है कि कुछ बुरा होने वाला है तो मुझे पहले से वार्न क्यों नहीं करती? क्या कोई ऐसी बात है जो तुम कह नहीं सकती? काश मुझे ये सब पहले से पता होता, वो शांत आवाज में कहती है। क्या तुम्हें लगता है मैं कोई मिरेकल वर्कर हूँ? तुम झूठ बोल रही हो, जो चाहे सोचो। बस आज जो हुआ वो माँ को मत बताना, उन्हें परेशान करने की जरूरत नहीं। अब अपने रूम में जाओ, मुझे आराम करना है। और बस मेरे हर सवाल की तरह इस बार भी चोंग्याओ ने कोई जवाब नहीं दिया। 1 साल के बाद चोंग्याओ सिर्फ 21 साल की उम्र में यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो जाती है, लेकिन बाकी लोगों की तरफ वो जॉब ढूंढने नहीं जाती, वो बस घर पर ही रहती है। मैं और मेरी वाइफ का ऑफिस घर के पास ही है, इसलिए हम रोज उससे देखते हैं। जब भी मैं घर वापस आता हूँ चोंग्याओ वहाँ होती है। वो दिन भर क्या करती है ये मुझे पता नहीं। एक दिन यूजुअल की तरह मैं ऑफिस जा रहा था, तभी मेरे असिस्टेंट को कॉल आता है, सर एक ऑफ साइड प्रोजेक्ट है, आपको वहाँ आना होगा। मैं तुरंत राउट चेंज करता हूँ और मीटिंग पॉइंट की तरफ निकल पड़ता हूँ। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ मेरे असिस्टेंट अभी भी ट्रैफिक में फंसा हुआ था। मैं कार में ही वेट करने लगता हूँ और एक सिगरेट जला लेता हूँ। तभी मेरी नजर पड़ती है एक इंसान पर जो पास में खड़ी एक टैक्सी से बाहर निकल रहा था। उसने फेस मास्क पहना हुआ था और कैप नीचे तक खींच रखी थी। मैं तुरंत उसे पहचान लेता हूँ, वो चोंग्याओ है। मेरी किस्मत अच्छी थी, कार का इंजन ऑलरेडी बंद था। उसे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं अंदर बैठा हूँ। वो सीधा पास के एक कैफे में जाकर बैठ जाती है, विंडो के बिल्कुल पास, जहाँ से मेरी गाड़ी क्लियरली दिख रही थी। सिर्फ 1 साल हुआ है हनीमून को, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। मुझे हमेशा पता था चोंग्याओ दूसरों जैसी नहीं है। बचपन में वो बस एक चिपकू सी छोटी बहन लगती थी जो हमेशा से मेरे पीछे घूमती रहती थी। मैं सोचता था जैसे छोटे भाई बहन अपने बड़े को आइडलाइज करते हैं वो भी वैसे ही करती होगी। लेकिन हनीमून के बाद मुझे सब समझ में आ गया। वो हमेशा से मेरी हिफाजत कर रही थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। हर बार जब मैं किसी खतरे के करीब होता हूँ वो मुझे वापस खींच लेती है, और हर बार जब मैं उसे इस बारे में पूछता हूँ वो मना कर देती है। इस बार मुझे गुस्सा नहीं आ रहा था, बस सीने में एक भारी सी घुटन थी। मुझे समझ में नहीं आया मैं कार से बाहर कैसे निकला। मेरा जिस्म जैसा मेरा था ही नहीं। जब होश आया मैं उसके सामने बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पास और कोई काम नहीं है? मेरा पीछा क्यों करती रहती हो? मुझे लगा इस बार शायद वो घबरा जाए, लेकिन वो बिल्कुल शांत नजर से मुझे देखती रहती है। कौन किसका पीछा कर रहा है? उसका जवाब फिर से उल्टा होता है। मैंने मान लिया कि मुझे कभी सीधा जवाब नहीं मिलेगा। मुझे पता है तुम मेरी फिक्र करती हो, लेकिन चोंग्याओ मैं ये सब कुछ नहीं सह सकता। ये क्या है? क्या मैं ही तुम्हारी पूरी दुनिया हूँ? क्या तुम पूरी जिंदगी मुझे ऐसे ही देखती रहोगी? वो मेरी आंखों में देखती रही। उसके होंठ हल्का सा खुला जैसे वो कुछ कहने वाली हो। वो धीरे से सांस लेती है और हल्का सा मुस्कुरा देती है। अपनी कॉफी उठाती है और कुछ नहीं कहती। तुम क्या कहने वाली थी? रुक क्यों गई? मुझसे बात करो चोंग्याओ। मेरा काम मेरा है और मैं तुम्हारे काम में इंटरफेरेंस नहीं करती। खुद को इतना इम्पोर्टेंट मत समझो। ये कहते वक्त मैंने उसकी आंखों में कुछ देखा, हल्की सी मुस्कान लेकिन अजीब सी, जैसे उसके अंदर बहुत कुछ छुपा हो। अचानक मुझे बहुत थकान महसूस होने लगी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और वहाँ से चला गया। घर आकर मैंने ना अपनी वाइफ को बताया और ना ही ये सब माँ को बताया। चोंग्याओ हमेशा की तरह अपने आप में रहती है, सिर्फ खाने के वक्त ही बाहर आती है। माँ किचन में डिनर बना रही होती है। मैं हेल्प करने चला जाता हूँ और मौका देखकर बात छेड़ देता हूँ। माँ मुझे लगता है शायद चोंग्याओ के लिए मुझे अब जॉब ढूंढ लेनी चाहिए। वो पूरे दिन ऐसे नहीं रह सकती। मुझसे क्यों कह रहे हो? उससे खुद बात करो, और अगर वो नहीं चाहती तो उसे फोर्स मत करो। वैसे भी उसके पास अपने पैसे कमाने का तरीका है। उसने मुझसे सालों तक 1 रुपया भी नहीं लिया, उल्टा लगभग मुझे 50,000 दे चुकी है। ठीक है, मैं उससे खुद बात करता हूँ। लेकिन माँ एक और बात, उसके एज के सब लोग रिलेशनशिप में हैं। आप थोड़ा उसे इस बारे में समझा सकती हो? बिल्कुल सही कह रहे हो। वो ग्रेजुएट हो चुकी है, हमेशा की तरह बच्चों की तरह नहीं रह सकती। अब टाइम आ गया है कि वो किसी को अपनी लाइफ में ले। माँ गहरी सांस लेती है। जब तुम दोनों सेटल हो जाओगे तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। ये सुनकर मेरा मूड थोड़ा सा बेटर हो जाता है। और अगर चोंग्याओ की लाइफ में कोई आ गया तो शायद वो हर वक्त मेरा ख्याल रखना छोड़ देगी। उसे भी अपनी लाइफ जीनी चाहिए। डिनर के वक्त माँ बार बार चोंग्याओ की तरफ देखती है, जैसे कुछ कहना चाहती हो, लेकिन रुक जाती है। मैं बोलने ही वाला होता हूँ कि चोंग्याओ खुद बोल पड़ती है। माँ क्या आपको कुछ कहना है? चोंग्याओ क्या तुम्हें कोई पसंद है? जैसे ही ये सवाल निकलता है मुझे महसूस होता है रूम का माहौल अचानक ठंडा हो गया। मेरा दिल हल्का सा बैठ जाता है। एक सिंपल सवाल, उसे
इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। मैं तैयारी कर लेता हूँ क्योंकि अब वो फट पड़ेगी। लेकिन वो हल्का सा मुस्कुराती है और माँ की तरफ देखती है। कोई नहीं, मैं अभी शादी करने के बारे में सोच नहीं रही, प्लीज दोबारा मत पूछना। मेरी बावें सिकुड़ जाती है। उसके होंठों पर मुस्कान है लेकिन आंखें बिल्कुल ठंडी। वो गुस्से में है। अगर माँ ये बात आगे बढ़ाएगी तो वो अपना गुस्सा दिखा देगी। शुक्र है माँ रुक जाती है। ठीक है, जब तक तुम खुश हो। डिनर के बाद चोंग याओ सीधा अपने रूम में चली जाती है। मेरी वाइफ और मेरी माँ टीवी के सामने बैठ जाते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता कि मैं चुपचाप ऊपर चला जाता हूँ। चोंग याओ, मैं हूँ, मैं वेट करता हूँ, कोई जवाब नहीं। फिर अंदर से उसकी आवाज आती है, ठंडी दूर सी, क्या चाहिए तुम्हें? दरवाजा खोलो, फेस टू फेस बात करते हैं। कुछ देर की खामोशी, मुझे लगता है वो इग्नोर कर देगी, तभी दरवाजा खुल जाता है। मैं उसके रूम में अंदर जाता हूँ और हर बार ये जगह मुझे अजीब लगती है। बिल्कुल चोंग याओ की तरह यहाँ कोई गारमेंट नहीं है और कोई गर्माहट नहीं, कोई कंफर्ट नहीं, बिल्कुल भी नहीं जैसे किसी नॉर्मल लड़की का रूम होता है। उसका रूम बिल्कुल ब्लैक और वाइट था। ना कोई सॉफ्ट कलर्स, ना कोई डेकोरेशन, ना ही कोई टेडी या क्यूट चीजें। बिल्कुल खाली, बिल्कुल ठंडा। चोंग याओ, तुमने जॉब के बारे में क्या सोचा है? अभी तुम एग्जैक्टली जी किस पर रही हो? वो साइड से मुझे देखती है। उसकी आंखें कांटों जैसी, जैसे सीधा अंदर तक चीर दे। मैं कल शिफ्ट हो रही हूँ। शिफ्ट? मैं तो सिर्फ जॉब के बारे में पूछ रहा था। मैंने कब कहा कि तुम घर छोड़ दो? जॉब के लिए घर छोड़ना पड़ता है। चोंग याओ, क्या तुम्हें लगता है मैं तुमसे तंग आ गया हूँ? मेरी बात सुनो, माँ और मैं बस कंसर्न्ड थे। हमें कुछ गलत मतलब से नहीं पूछा। मैं जल्दी जल्दी समझाने लगता हूँ लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। मुझे पता है वो धीरे से कहती है, लेकिन मुझे बस लगता है वक्त आ गया है। किस चीज का वक्त? किसी को ढूंढने का, शादी करने का, बच्चे होने का। सब खुश हो जाएंगे है ना? उसकी ये बात सुनकर मुझे खुशी नहीं होती। मुझे सांस लेने में मुश्किल लगने लगता है। अंदर से बस एक गहरी उदासी महसूस होती है। मुझे पता है वो ये सब नहीं चाहती। कौन खुश होगा? तुम किसको खुश करने की कोशिश कर रही हो? हम दोनों चुप होकर एक दूसरे को देखते रहते हैं। आज भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला और उल्टा मैंने उसे अपसेट कर दिया। डिनर पर माँ ने रिलेशनशिप की बात छेड़ी, फिर मैं जॉब की बात ले आया। सब कुछ एक साथ उसके अंदर भर गया होगा। सॉरी, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। प्लीज गुस्सा मत हो। वो कोई जवाब नहीं देती, बस वापस अपने काम में लग जाती है। मेरी नजर उसके डेस्क पर पड़ती है। एक नोटबुक रखी होती है। मैं उसे ऐसे ही पलटाने लगता हूँ और अचानक एक पेज देखकर मैं जम जाता हूँ। ब्रश इंक से लिखा हुआ था, जैसे अभी भी जिंदा हूँ, जैसे मौत की नदी की आवाज सुन रहा हूँ। उम्मीद है ये सफर बेकार नहीं होगा। प्रैक्टिस नहीं थी, हर लाइन सिर्फ एक बार लिखी गई थी। ये सब देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी हो गई। ये सब क्या है? सॉन्ग लिरिक्स? कौन सा गाना? तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा सा डरावना है? वो जवाब नहीं देती। मैं रूम से बाहर आ जाता हूँ और तुरंत ऑनलाइन सर्च करता हूँ, लेकिन ऐसा कोई गाना एग्जिस्ट ही नहीं करता। उस रात मुझे नींद नहीं आती। जब भी आंखें बंद करता हूँ वो लाइन वापस सुनाई देती है, जैसे वो सब कुछ वही कहना चाहती थी जो कभी कह नहीं पाई। अगली सुबह मुझे डर होता है कि वो सच में चली ना जाए। मैं फिर से उसे सॉरी बोलता हूँ। वो हल्की सी मुस्कान देती है लेकिन कुछ नहीं कहती। मुझे लगता है बात खत्म होगी, लेकिन एक हफ्ते बाद डिनर पर वो अपनी चॉपस्टिक्स रख कर कहती है, मुझे जॉब मिल गई है। वो यहाँ से काफी दूर है, मुझे वहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। मेरे अंदर एक झटका सा लगता है, क्या वो ये सब जिद में कर रही है? टेबल पर खामोशी छा जाती है। मेरी वाइफ मुझे देखती है, फिर चोंग याओ को। उसकी आंखों में चिंता साफ दिख रहा था। माँ पूछती है, कैसा काम है और कहाँ है? नॉर्मल ऑफिस जॉब, हफ्ते में 2 दिन छुट्टी, मुझे पसंद है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कल शिफ्ट हो रही हूँ। इतनी जल्दी? माँ वो जगह बहुत दूर है, कुछ पास में ढूंढ लो, मैं हेल्प भी कर दूंगी। डिसीजन हो चुका है। उसका चेहरा बिल्कुल पढ़ना मुश्किल था। प्लीज मुझे रोकने की कोशिश मत करो। डिनर के बाद वो सीधा ऊपर जाकर पैकिंग करने लगती है। मेरी वाइफ हेल्प ऑफर करती है लेकिन वो मना कर देती है। मैं धीरे से उसके रूम में जाता हूँ। वो अपना लैपटॉप और ड्राइंग का सामान पैक कर रही होती है। पीछे मुड़ी बिना कहते ही, अब तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, अपना ख्याल रख सकती हूँ। सॉरी, मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था कि तुम चली जाओ, प्लीज मत जाओ। वो मेरी तरफ देखती है, बिल्कुल शांत। कुछ देर तक हम दोनों के बीच में खामोशी रहती है। फिर वो हल्की सी हंसी हंसती है। समझ नहीं आता मजाक है या दर्द। मुझे पता है, मैं बस अपनी लाइफ जीना चाहती हूँ। इसका तुम लोगों से कोई भी लेना देना नहीं है। ज्यादा मत सोचो। क्या तुम गुस्सा हो? वो मेरा हाथ हल्का सा हटा देती
कहती है, चोंगलू मैं गुस्सा नहीं हूँ, खास करके तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। उसकी बात सच लगती है और मुझे समझ आ जाता है अब कहने को कुछ नहीं बचा। अगर वो जाना चाहती है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। सच कहूँ मुझे समझ ही नहीं आता मैं उसके लिए क्या हूँ। कभी भी मुझे उसका असली भाई होने का एहसास नहीं होता। हर बार उसके सामने खड़े होते हुए लगता है जैसे हमारे बीच सालों का फासला है, जैसे हम अजनबी हों। अगले दिन वो बिना पीछे देखे घर छोड़ के चली जाती है। मैं और मेरी वाइफ काम पर होते हैं, इसलिए माँ ही उसकी रुखसती करती है। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 3 घंटे दूर है। वो कहती है अपनी छुट्टियों में वापस आएगी और ये बात माँ को थोड़ा तसल्ली देती है। धीरे धीरे मैं उसे कम देखने लगता हूँ। वो अब मुझे दूर से देखती हुई भी नहीं मिलती। वो वही जिंदगी जी रही है जो वो चाहती थी। मुझे खुश होना चाहिए लेकिन कुछ तो गलत लग रहा है, जैसे वो धीरे धीरे मेरी जिंदगी से गायब हो रही हो और मैं उसे रोक नहीं पा रहा। 1 साल के बाद मेरी वाइफ एक बेटे को जन्म देती है। मुझे वो दिन क्लियरली याद था जब नर्स बच्चे को लेकर बाहर आई। चोंगयाओ ने उस बच्चे को देखा जो मेरी बाहों में था। फिर उसने माँ की तरफ देखकर पूछा, क्या आप खुश हो? ये सवाल मुझे पूछना चाहिए था, लेकिन चोंगयाओ ने माँ से पूछा। मुझे समझ में ही नहीं आया वो ऐसा क्यों पूछ रही है। माँ मुस्कुराती है, मैं कैसे खुश नहीं हो सकती। हाँ, अगर 1-2 साल में शादी कर लो तो और भी खुश हो जाऊंगी। फिर से शादी की बात। चोंगयाओ कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप अपनी नजर मेरे बेटे पर डाल देती है। 1 और साल बीत जाता है। चोंगयाओ अभी भी सिंगल है, माँ बार बार कहती है और वो हमेशा वेज से जवाब देकर बात टाल देती है। कभी कुछ आगे नहीं बढ़ता। माँ मुझसे कहती है कि मैं उसे समझाऊं, लेकिन मैं हिम्मत ही नहीं करता। मुझे हमेशा लगता है कि उसका घर छोड़ना मेरी वजह से था। नया साल आने वाला होता है तभी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। चोंगयाओ वही शिफ्ट हो जाती है। दिन रात वो माँ के पास ही रहती है। वो हमें बताती है कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी है। तुम लोग टेंशन मत लो, मैं हूं ना। एक शाम में ऑफिस के बाद हॉस्पिटल जाता हूँ। वार्ड के बाहर ही होता हूँ कि मुझे चोंगयाओ की आवाज सुनाई देती है। चोंगयाओ मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हो पाऊंगी। माँ की आवाज इतनी कमजोर थी कि मेरी सांसें रुक सी गई। मेरा मन करता है तुरंत अंदर जाऊं और उन्हें कह दूं कि वो गलत है, लेकिन मैं खुद को रोक लेता हूँ। मैं सुनना चाहता था चोंगयाओ क्या कहेगी। मेरे दिमाग में हमेशा वो एक ठंडी सी इमोशनलेस लड़की थी जो लाइफ और डेथ जैसे टॉपिक से ज्यादा इफेक्ट नहीं होती। कुछ पल की खामोशी, फिर उसकी आवाज आती है, बिल्कुल शांत, बिल्कुल सीधी ही। क्या कोई ऐसी बात है जो आप छोड़ नहीं पा रही? मैं जाम सा जाता हूँ। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। इतनी शांति, ये कंट्रोल है या कुछ और ज्यादा ठंडा? मुझे तुम्हें छोड़ने का डर है। तुम हमेशा अकेली रही हो, मुझे डर लगता है। माँ, मैं ठीक हो जाऊंगी, फिक्र मत करो। तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल रही है, तुमने कभी अपने लिए जिया ही नहीं। फिर एक छोटी सी खामोशी और फिर चोंगयाओ की आवाज हल्की सी बदलती है, और मैं सेल्फिश रही हूँ। जो मैं चाहती थी वो आप कभी भी नहीं चाहती थी। सॉरी, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझे बस डर है कि तुम अकेली रह जाओगी। हर इंसान को किसी न किसी की जरूरत होती है, जिंदगी अकेले नहीं जी जाती। माँ की आवाज टूट जाती है, वो रो पड़ती है। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं दरवाजा खोल देता हूँ। माँ, आपने खाना खाया? मैं अपनी आवाज नॉर्मल रखने की कोशिश करता हूँ। वो जल्दी से अपनी आंखें पहुँच लेती हैं और मुस्कुराने की कोशिश करती हैं। हाँ, मैंने खा लिया। तुम इतनी मेहनत करते हो, रोज आने की जरूरत नहीं है। मैं उनके पास बैठता हूँ और उनका हाथ पकड़ लेता हूँ, जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं। आपकी आंखें लाल क्यों हैं? क्या हुआ? बस अभी थोड़ी देर पहले सोई थी, वो जल्दी से कह देती है। मैं चोंगयाओ की तरफ मुड़ता हूँ। कल मेरी छुट्टी है, मैं आज रात यही रुकूंगा। घर जाओ और थोड़ा रेस्ट करो। चोंगयाओ बिना कुछ बोले सर हिला देती है। जैसे ही वो जाने लगती है, माँ उसे देखती रहती है। उसकी आंखों में रोकने की इच्छा साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी वो धीरे से कहती है, जाओ, तुम्हारा भाई यहाँ है, बस इतना काफी है। मैं माँ का हाथ पकड़ता हूँ। आराम करो माँ, अब जल्दी ठीक हो जाओगी। वो सिर हिला देती है, लेकिन उसकी आंखों के कोने से आंसू निकल आते हैं। चोंगयाओ काफी देर तक माँ को देखती रहती है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। फिर वो मुड़कर चली जाती है, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखती। माँ मेरी तरफ पीठ करके लेट जाती है। मुझे पता है वो रो रही है। मैं बस बार बार वही बोलता रहता हूँ, डॉक्टर ने कहा आप ठीक हो जाओगी, आपको बस स्ट्रेस नहीं लेना। काफी देर बाद वो थोड़ी शांत हो जाती है, फिर धीरे से कहती है, अगर मैं एक दिन चली गई तो तुम ही चोंगयाओ का सहारा होगे। उसका ख्याल रखना, उसे कभी हर्ट मत होने देना। उनकी आवाज रुक रही थी, वो आंसू रोक रही थी। इस बार मैं खुद को रोक नहीं पाता। सच तो ये है, जब से माँ हॉस्पिटल आई है, डॉक्टर्स ने कह दिया था उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन मैं कभी इस सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मैं चोंगयाओ की तरफ शांत नहीं रह सकता। माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे संभालती है। मत रो, चोंगयाओ ने मुझे बता दिया, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ये सब नेचुरल है, हमें इन्हें
उन्हें शांति से एक्सेप्ट करना चाहिए। उसे कुछ नहीं पता, आप नहीं मरने वाली। ये सब उसकी ठंडी सोच है। बेवकूफ लड़की। माँ हल्का सा मुस्कुराती है। हर कोई एक दिन मरता है, मत रो। लेकिन मैं नहीं रुक पाता। मैं उनका हाथ पकड़कर बस रिपीट करता रहता हूँ, आप नहीं मरने वाली, आप नहीं मरने वाली। तभी माँ, ग्रैंड माँ, मेरी वाइफ और मेरे बेटी की आवाज आती है। मैं मुड़कर देखता हूँ, चोंग्याओ उन्हें ले आई थी। वो दरवाजे पर खड़ी थी, बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, चुपचाप मुझे देख रही थी। चोंग्याओ, माँ धीरे से बुलाती है, वहाँ इतनी दूर क्यों खड़ी हो? चोंग्याओ माँ की तरफ देखती है और धीरे धीरे उसके होंठों पर एक मुस्कान उभरने लगती है। लगभग 2 मिनट तक वो वही खड़ी रहती है, फिर धीरे से अंदर आती है। मैं और मेरी वाइफ दोनों रो रहे होते हैं, लेकिन चोंग्याओ मुस्कुरा रही होती है। ये कॉन्ट्रास्ट और भी ज्यादा दर्द देता है। वो कुछ नहीं बोलती, बस माँ को देखती रहती है। वो शांत मुस्कान के साथ माँ उसका हाथ पकड़ लेती है। आंसू और मुस्कान दोनों एक साथ। तुम्हारे अंदर हमेशा कुछ भारी सा था, कुछ ऐसा जो तुमने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन आज मुझे लगता है तुमने उसे छोड़ दिया है। चोंग्याओ मुस्कुराती है, हाँ मैंने छोड़ दिया, मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं छोड़ चुकी हूँ। मैं कुछ नहीं समझ पाता ये क्या कह रही है, लेकिन माँ समझ गई थी। ठीक है, माँ धीरे से कहती है, मत आना वापस। वो आंखें बंद कर लेती है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। मैं अभी भी समझ नहीं पाता, लेकिन इस बार मैंने सुना। चोंग्याओ की आवाज कांप रही थी। उसका वो हमेशा का शांत चेहरा आखिर टूट ही गया। वो माँ पर गिर पड़ती है और जोर जोर से रोती है, अपना दिल निकाल कर रोने लगती है। वो बार बार वही कह रही होती है, मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं वापस नहीं आऊंगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और पूछने का वक्त भी नहीं था। उस रात पहली बार मैंने चोंग्याओ को टूटते हुए देखा, बेकाबू होकर रोती हुई। वो सिर्फ एक ही बात रिपीट करती है, मैं वापस नहीं आऊंगी। अगली सुबह वो फिर से नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। माँ के फ्यूनरल तक मैंने उसकी आंखों में एक आंसू तक नहीं देखा। फ्यूनरल के बाद आखिर मुझे एक मौका मिला उससे अकेले बात करने का। चोंग्याओ, तुम बार बार कह रही हो मैं वापस नहीं आऊंगी, इसका मतलब क्या है? ये पूछते ही मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं रोकना चाहता हूँ, लेकिन रोक नहीं पाता। मुझे महसूस हो रहा था चोंग्याओ जा रही है, मर नहीं रही, लेकिन मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए गायब हो रही है। वो हमेशा से एक पहेली थी जिसे मैं कभी समझ नहीं पाया। मतलब वही है जो तुम समझ रहे हो। वो शांत आवाज में कहती है, तुम रो क्यों रहे हो? उसका सवाल उतना ही ठंडा था, तुम कहाँ से आई हो? मेरे मुंह से अचानक से निकलता है, फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके आई हो या फिर दोबारा जन्म लिया है। वो चुपचाप मुझे देखती रही, कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसकी खामोशी ही सब कुछ बता देती है। मेरा अंदाजा सही था, तुम सिर्फ मुझे बचाने के लिए यहाँ आई थी, है ना? किसी और टाइमलाइन में क्या मैं पहले ही मर चुका हूँ? मैं उसकी आंखों में कोई रिएक्शन ढूंढता हूँ, लेकिन कुछ नहीं। वो बिल्कुल ठंडी है, दूर, जैसे उसे छू भी नहीं सकते। सच का कोई मतलब नहीं है। मत पूछो। वो मुड़कर जाने लगती है। मैं तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा होता है जैसे फट जाएगा। अगर तुम मना नहीं कर रही तो मतलब मैं सही हूँ, तुम जा रही हो ना? वो कुछ नहीं कहती। मुझे नहीं पता वो मेरी जिंदगी में कब आई और कब जाएगी, बस इतना पता है वो बहुत टाइम से यहाँ थी और अब उसका वक्त खत्म हो रहा है। मैं हमेशा यही हूँ, उदास मत हो, छोड़ो, ज्यादा मत सोचो। अब से तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ है, तुम्हारा काम भी अच्छा चल रहा है, तुम्हारी फैमिली पूरी है, ये काफी है, ये बहुत अच्छा है। इस बार उसकी आवाज अलग थी, वो ठंडी टोन गायब हो चुकी थी। वो मुस्कुरा रही थी और उसकी आवाज गर्म थी, लेकिन मेरा दिल जम गया। ये अलविदा था। चोंग्याओ, क्या ये जरूरी है? मेरी आवाज टूट जाती है। बचपन में मुझे उसका चिपकना पसंद नहीं था, बड़े होते होते उसकी ठंडी नेचर से इरिटेट होता था। शादी तक मैं बस उससे छुटकारा चाहता था और आज जब वो सच में जा रही है, मैं टूट रहा हूँ। चोंग्याओ आगे बढ़ती है और मुझे गले लगाती है। ठीक है, वो धीरे से कहती है, मैं नहीं जाऊंगी। उसके बाद चोंग्याओ घर पर ही रहती है, ज्यादातर अपने रूम में, कभी कंप्यूटर पर, कभी नोटबुक के साथ। 6 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। धीरे धीरे मेरा दिल का दर्द कम होने लगता है। मुझे लगता है मैं बेकार में डर रहा था, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ, वो हो जाता है एक दिन जब मैं ऑफिस में होता हूँ। चोंग्याओ मेरी वाइफ को गुड बाय कहकर चुपचाप चली जाती है। जब मैं घर आता हूँ और ये सुनता हूँ, मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात होती है, इस बार वो सच में चली गई है। मैं तुरंत उसे कॉल करता हूँ और किस्मत से वो कॉल उठा लेती है। तुम कहाँ हो? अकेली क्यों गई? मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी आवाज आती है बिल्कुल शांत। मुझे थोड़ा घूमना था, तुम बिजी थे, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। ये बहाना है, तुम जा रही हो हमेशा के लिए। मुझे महसूस हो रहा है तुम वापस आने का प्लान नहीं कर रही है ना? छोटी सी खामोशी, जैसे मैंने माँ से कहा था, मैं वापस नहीं आऊंगी।
दूसरी तरफ बिल्कुल खामोशी थी। मैं उसका चेहरा इमेजिन कर सकता था, वही ठंडा एक्सप्रेशनलेस चेहरा। लेकिन इस बार मुझे फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं कैसे लग रहा हूँ। मेरी आवाज कांप रही थी। क्या तुम्हें जाना ही होगा? क्या मैं तुम्हारे लिए इतना अनबेरेबल हूँ? तुम मेरे सामने आकर भी गुड बाय नहीं कह सकती? मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं अपना चेहरा हाथ से छुपा लेता हूँ, जैसे मैं टूट चुका हूँ। क्या हम फैमिली नहीं है? फिर मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर क्यों हूँ? फिर खामोशी। मैं हल्की सी हंसी निकाल देता हूँ। ठीक है, शायद मैं ही बेकार हूँ। अब तुम जवाब भी नहीं दोगी। तभी एक धीमी सी सांस फोन के दूसरे तरफ से आती है। उसकी आवाज शांत थी लेकिन दूर नहीं। तुम अच्छे इंसान हो, ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। मुझे ब्लेम मत करो। तुम्हारा मुझ पर कुछ नहीं है, ना मेरा तुम पर। आगे जो भी होगा उसकी फिक्र मत करना। मैं अपना सिर पीछे झुका लेता हूँ। आंसू अब और रोक नहीं पाता। वो सच में जा रही थी, मैं उसे रोक नहीं सकता था। सिर्फ एक सवाल रह गया था, चोंग्याओ उस दूसरी टाइमलाइन में जहाँ मैं नहीं हूँ, क्या तुम खुश थी? एक पोस्ट के साथ, प्रीटी गुड। फिर मैं पूछता हूँ, क्या तुम मुझे याद रखोगी? एक लंबी खामोशी, जैसे कोई सपना जो पूरा नहीं होता। ऑलवेज, जैसे एक अधूरा सा सपना, रियल लेकिन पूरी तरह रियल नहीं। चुंगलू, ये तुम्हारी होप है, ये मेरी मजबूरी। जो भी है मुझे ढूंढने मत आना, ये गुड बाय है। अपना ख्याल रखना। क्लिक। कॉल कट हो जाता है। मैं तुरंत वापस कॉल करता हूँ लेकिन लाइन डेड होती है। ना फोन ट्रेस होता है, ना लोकेशन। सब लोग कहते हैं वो मिसिंग है, लेकिन मैं जानता हूँ सच, वो अपनी दुनिया में वापस चली गई है, जहाँ से वो आई थी। एक पूरा महीना लगता है खुद को संभालने में। फिर मैं उसके रूम में जाता हूँ, कुछ भी ढूंढने, कुछ भी जो उसका हो। मैं उसके डेस्क पर बैठ जाता हूँ। सब कुछ परफेक्टली साफ था, जैसे उसने जानबूझकर सब मिटा दिया हो। मैं एक नोटबुक उठाता हूँ। पहला पेज, गोल गोल सर्कल्स बार बार बनाए हुए, जैसे कोई दिमाग शांत नहीं था। दूसरा पेज, जैसे अभी भी जिंदा हूँ, एक ही लाइन बार बार लिखी हुई, हर जगह हर कोने में। मेरा दिल दब सा जाता है। वो लड़की जो हमेशा इमोशनलेस लगती है, असल में अंदर से टूट रही थी। मैं और पेजेस पलटाता हूँ। इंक से भर गया था पूरा नोटबुक, जैसे दर्द लिख दिया गया हो। कुछ लाइंस अधूरी थी, जैसे अभी भी जिंदा हूँ। जब मैं चाहती थी वो तुम नहीं दे सकी, जो तुम चाहते थे मैं नहीं दे सकती। मैं वापस नहीं आऊंगी, मैं छोड़ नहीं सकती, सिर्फ फ्रेगमेंट्स। मैं सब जोड़ने की कोशिश करता हूँ और मुझे समझ में आता है, शायद उस दुनिया में जहाँ से वो आई थी, माँ और उसने मेरी मौत को अलग तरह से समझा था और वो यहाँ सिर्फ मुझे बचाने आई थी। शोंग्याओ मुझे छोड़ नहीं पाई, इसलिए वो वापस आई, सिर्फ मुझे एक बार फिर से बचाने के लिए। उस पल वो खुद को जिंदा महसूस करती रही, लेकिन कभी कभी उसे पास से मौत की नदी की आवाज सुनाई देती थी। वो इस दुनिया में सिर्फ काम के लिए आई थी, मुझे किसी हाल में बचाना। लेकिन ये सारी जिंदगी उसके लिए एक सजा बन चुकी थी, इतनी गहरी कि ये दुनिया उसके लिए जिंदा लोगों की दुनिया ही नहीं रही। और फिर उसने अपना फैसला कर लिया, चाहे सच कितना भी दर्दनाक हो। जब वो अपनी असली जगह वापस जाएगी, वो कभी लौट कर नहीं आएगी। मैं उसके डेस्क पर बैठा और आंसू रुक नहीं रहे थे। पता नहीं कितना वक्त गुजर गया। फिर मैंने उसका सामान चेक किया। बुक्स सब नॉवेल्स थे, कुछ भी अजीब नहीं। शायद उसने मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। मैं उसका कंप्यूटर ऑन करता हूँ, बिना पासवर्ड के ओपन हो जाता है। डेस्कटॉप बिल्कुल खाली था, सिर्फ एक अननोन सा प्रोग्राम था। मैंने सर्च किया, वो एक राइटिंग ऐप निकला। मुझे क्या लिख रही थी वो सारे वक्त, क्या उसके अल्फाज में उसकी पूरी सच्चाई छुपी है? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसका अकाउंट डिलीट हो चुका था, हर बैकअप सब कुछ वाइप हो चुका था, जैसे वो कभी यहाँ थी ही नहीं। मैं उसका नाम ऑनलाइन सर्च करता हूँ, कुछ नहीं मिलता। मैं खुद पर हंसी निकाल देता हूँ, वो कभी अपने नाम से लिखेगी ही नहीं। मैं बुक शेल्फ चेक करता हूँ और एक सिंपल सी बुक के अंदर एक छोटा सा पेपर मिलता है, सिर्फ 3 शब्द लिखे हुए थे, जूरेन। मेरा दिल जोर से धड़क उठता है। मैं तुरंत कंप्यूटर पर सर्च करता हूँ और रिजल्ट्स आते हैं, एक राइटिंग प्लेटफॉर्म, और वहाँ एक ऑथर रजिस्टर होती है, जूरेन। मुझे यकीन हो जाता है ये वही है। उसकी प्रोफाइल पिक्चर बिल्कुल वही थी। उसका एक ही नोवेल था, ऑब्सेशन अनब्रोकन, और उस नोवेल का नाम वन लास्ट सेव। मेरा दिल गिर सा जाता है। वन लास्ट सेव, इसका मतलब क्या है? मैं समरी पढ़ता हूँ, मैं सब कुछ करूंगी उसे बचाने के लिए, जिंदा हो या मौत के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कभी रिग्रेट नहीं करूंगी। मेरी आंखें भर जाती हैं। मैं चैप्टर 1 खोलता हूँ, द एंडिंग इज द बिगिनिंग, और स्टोरी स्टार्ट होती है। शायद मैं मर चुका हूँ। मुझे नहीं पता ये रियल है या फिर मेरा इल्यूजन। अपनी जिंदगी पीछे देखने पर लगता है सब धुंधला है। 30 साल, 3 हिस्सों में बटी हुई जिंदगी। पहला हिस्सा जहाँ मैं दुनिया से अनजान था।
मिडिल के 10 साल स्ट्रगल और एक साइलेंट होप से भरे हुए थे और आखिरी के 10 साल सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और रिसेंटमेंट से। अगर मेरा भाई जिंदा होता शायद मैं कुछ और होती। वो सब कुछ था जो मैंने कभी चाहा था। जब वो छोटी उम्र में मर गया, मैं माँ की जिंदगी का इकलौता सहारा बन गई। माँ ने अपनी पूरी जिंदगी मुझे दे दी और मैं खुश थी। वो मेरी जिंदगी के सबसे खुश वक्त था। 10 से 20 साल तक मैं सिर्फ पढ़ाई करती रही, एक ही सपना कि माँ को कभी काम करना ना पड़े मेरे लिए। माँ हमेशा कहती रही, बस पढ़ाई पर फोकस करो, रोमांस में मत पड़ना। मैं हर बार हंस कर कहती थी, यहाँ तक कि मैंने कह दिया मैं कभी शादी नहीं करूंगी। उस वक्त माँ भी हंस देती थी, खुश होती थी और मैं समझती रही वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। लेकिन 21 साल की उम्र में सब बदल गया। मैं वॉइस एक्ट्रेस बन गई, अच्छा कमाने लगी। माँ ने पहली बार कैजुअली कहा, तुम शादी कर सकती हो, अब कोई पसंद है क्या? मुझे समझ में नहीं आया, वो तो कभी शादी के अगेंस्ट थी, फिर अचानक ये क्यों? मैंने फिर से कहा मैं कभी शादी नहीं करूंगी। वो मुस्कुराई और बात खत्म कर दी। दूसरे साल, शादी कर लो, अब जिद्दी मत बनो। तब मुझे समझ में आया हमारी जिंदगी जो मैं सोच रही थी वो मेरी माँ की जिंदगी नहीं थी। वो चाहती थी मैं फैमिली आगे बढ़ाऊं। मुझे हंसी भी आई और आंसू भी, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं खुश थी अपनी लाइफ से, शादी नहीं करूंगी, फैमिली खत्म हो जाएगी, मेरी बदनामी होगी। मैं चुप हो गई क्योंकि कभी कभी दो लोग एक दूसरे को समझ ही नहीं सकते। तीसरे साल एक लड़का आया था तुमसे मिलने, सब कुछ परफेक्ट था, तुमने मना क्यों कर दिया? अब वो किसी और से शादी कर रहा है, तुमने अपना चांस खो दिया। मैं सोच के कह नहीं पाई, मैं समझ नहीं पाई। मेरी लाइफ तो ठीक थी, फिर प्रॉब्लम क्या थी? माँ ने कभी मुझे पूछा ही नहीं क्यों नहीं करना शादी, बस हमेशा पूछा कब करोगी। उसकी दुनिया में शादी एक नॉर्मल चीज थी, जिंदगी का प्रॉपर एंड पॉइंट। लेकिन मेरी जिंदगी अलग थी। मैं बस उसके साथ पीसफुली रहना चाहती थी, उसका ख्याल रखना चाहती थी, बस इतना ही काफी था। लेकिन जो मैं चाहती थी वो माँ नहीं चाहती थी, और जो मैं चाहती थी मैं दे नहीं सकती थी। कितना अजीब है, कितना हेल्पलेस। शायद माँ गलत नहीं थी, शायद बस वो एक नॉर्मल माँ थी, शायद गलत मैं थी। मैं किसी और तरह प्यार ही नहीं कर सकती थी। इस पूरी जिंदगी में सिर्फ एक इंसान जिसे मैं हमेशा साथ रखना चाहती थी वो था मेरी माँ। शायद मेरे अंदर कुछ टूट गया था। मैं रो रही हूँ अब और रो नहीं सकती। वो झूठ बोलती रही, चुंगलू ने मुझे झूठ बोला। उस दूसरी दुनिया में वो ठीक नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। और मैं पढ़ते जा रही हूँ। चौथा साल, अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं चैन से नहीं मर पाऊंगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए काम की है, मैं बस चाहती हूँ तुम्हारा फ्यूचर सेट हो। लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाई, हम दोनों अलग थे और मेरी चुप रहना उसे और फोर्स करता रहा। बोलती क्यों नहीं हो? क्या तुम मुझे कभी खुश नहीं देखना चाहती? चौंक जाओ, बस शादी कर लो, इतनी जिद्दी मत बनो। अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। ठीक है, शायद ये मेरी किस्मत है, मैं अब और लड़ना नहीं चाहती। ठीक है, जो तुम चाहो कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम खुश रहो। मैंने ये सच में कहा था, ना गुस्से में ना नफरत में, बस थक चुकी थी मैं। शायद मुझे ज्यादा जिंदगी मिली ही नहीं थी। 5वां साल, माँ ने मेरे लिए एक लड़का ढूंढ लिया, 3 साल बड़ा, अच्छा लड़का कहकर मुझे मिलवाया गया। मैं सीधा उससे मिली और बोली, मुझे क्लियर बोलना है, शादी मेरे लिए सिर्फ एडजस्टमेंट है, ज्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। वो हल्का सा हंस दिया, सेम हियर, मैं भी सिर्फ सेटल हो रहा हूँ। दो अजनबी जो कि एक ही प्रेशर में जी रहे थे और हमने शादी कर ली। 25 साल की उम्र में मुझे लगा मेरी पहचान खत्म हो गई है। मैं सोचती थी शादी के बाद माँ शांत हो जाएगी, लेकिन माँ गलत थी। 6ठा साल, मेरे पास कुछ भी नहीं, दूसरे लोगों के ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, तो मैं अब बच्चे कर लेना चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया है। मैं चुप रही और पहली बार समझी इंसान की इच्छा का कोई एंड नहीं होता। केयर के नाम पर वो तुम्हें धीरे धीरे तोड़ देता है। मैं और गनमिंग बस नाम के हस्बैंड और वाइफ थे, एक ही घर में 2 अजनबी लोग। हम दोनों प्रेशर में जी रहे थे, यहाँ तक कि बच्चा पैदा करना भी एक फोर्स्ड डिसीजन बन गया था। हम जिंदा थे लेकिन अंदर से खाली। 7वां साल, मेरी बेटी पैदा हुई। मुझे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन 1 साल बाद अब एक बेटा भी कर लो। तब मुझे समझ में आया ये कभी रुकने वाला नहीं था। फिर माँ बीमार हो गई। मैं उसके पास बैठती रहती थी। रोज वो कहती थी, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं जाने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ, लोग तुम्हें हर्ट करेंगे, मुझे डर लगता है। मैं उसका हाथ पकड़ के कहती, मैं ठीक हूँ माँ, लेकिन वो कभी नहीं समझी। और फिर मैं समझ गई वो मेरी लाइफ के लिए नहीं, अपनी फियर के लिए जी रही थी और मैं उसकी एक्सपेक्टेशन में जीती रही। आखिर में माँ चली गई और जब वो गई तो मैं भी टूट गई। मैं उसकी तस्वीर के सामने बैठती थी और मुझे पहली बार रियलाइज हुआ मैं जिस इंसान के साथ पूरी जिंदगी जीना चाहती थी वो अब यहाँ नहीं है। और मैं रो पड़ी क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया था मैं सिर्फ
सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश में अपनी पूरी पहचान खो चुकी थी। उस दिन के बाद मैं खुद को संभाल नहीं पाई, हर चीज रुक गई थी। मुझे समझ में नहीं आता था मैं क्या थी अब, एक माँ, एक बेटी, या बस एक आदमी की वाइफ जो कि सिर्फ एक्सपेक्टेड लाइफ जी रहा था। और फिर एक दिन मैं उसकी डेस्क पर बैठी थी, उसके नोटबुक्स, उसके पेजेस सब कुछ खोल के देखा और हर पेज पर लिखा था जैसे अभी जिंदा हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगी। जो मैं चाहती थी वो कभी पॉसिबल नहीं था, जो तुम चाहते थे मैं नहीं दे सकती थी। हर वर्ड में दर्द था, हर लफ्ज में तखान। तब मुझे समझ में आया मैं उसे कभी समझ ही नहीं पाया। वो कोल्ड नहीं थी, वो टूट चुकी थी और मैं सिर्फ उसे जज करती रही। मैं रो पड़ी पहली बार सच में, क्योंकि अब देर हो चुकी थी और मैं समझ गई कभी कभी लोग गलत नहीं होते, बस वो एक ऐसी दुनिया में होते हैं जहाँ उनका प्यार भी उनके लिए सजा बन जाता है। मैं और पढ़ नहीं पाता, माउस टेबल पर जोर से गिरा देता हूँ और पेज बंद कर देता हूँ। मैंने कभी अपने आप को कोई ऐसा इंसान नहीं समझा जो इमोशन फील करे, लेकिन आज रात चोंग याओ के अपने अल्फाज पढ़कर मुझे हर एक चीज महसूस हो रही थी जो उसने महसूस की थी। मैं अपने सीने पर हाथ रख लेता हूँ, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हर इनहेल के साथ दर्द और बढ़ जाता है। सॉरी, मेरे मुंह से बस सिर्फ इतना ही निकलता है, किसी के लिए नहीं, बस खुद के लिए। लेकिन सच में मैं ये उसका कर्ज मानता हूँ। और मुझे समझ में आता है जब मेरी वाइफ ने हमारे बेटे को जन्म दिया तब चोंग याओ ने माँ से पूछा था आर यू हैप्पी, क्योंकि उसे पता था माँ के अंदर वो सोच, वो सन प्रेफरेंस कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगी। उस दुनिया में जहाँ मैं मर चुका था, माँ ने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ एक ही इंसान के अराउंड बिता ली थी, चोंग याओ। और उसने क्या किया, उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ माँ के लिए जी ली। उसके वर्ल्ड में सिर्फ वो दोनों थे और कोई नहीं। और जब माँ ने उसे शादी के लिए पुश किया तो वो उसके लिए नॉर्मल नहीं था, वो एक शौक था, एक ब्रोकन डाउन जैसा। और जब माँ ने बच्चे की बात की तो वो और अंदर से टूट गई। मैंने फिर से लैपटॉप खोला और उस बुक को दोबारा पढ़ना शुरू किया। मैं बीच बीच में टूट जाता हूँ, रुकता हूँ, फिर पढ़ने लगता हूँ। और जब मैं एंड तक पहुँचता हूँ तो सुबह हो चुकी होती है। और सच ये था, चोंग याओ तो पहले ही मर चुकी थी, माँ के जाने के पहले ही साल में। और फिर शुरू हुआ वो सिलसिला रिबर्थ का, एक के बाद एक, बिना किसी एंड के। वो पहली बार जब उसने मुझे बचाया था मैं 6 साल का था। गर्मी की एक दोपहर थी, मैं डूबने ही वाला था और तब चोंग याओ ने मुझे बचा लिया। उसे लगा था उस दिन के बाद मैं सेफ हूँ, लेकिन सच ये था मैं कभी यंग डेथ से बच ही नहीं सकता था। फिर एक ऑटम आया, मैं एक वेल में गिर गया और मेरी मौत हो गई। और जैसे ही मैं मरा वो भी मेरे साथ गायब हो गई। फिर वो दोबारा से रिबोर्न हुई 1 मंथ पहले और फिर से मुझे बचाया। लेकिन जो इंसान हर बार मरने के लिए तैयार हो उसे कितनी बार बचा सकते हो। विंटर में मैं फिर मरा और वो फिर आ गई। ऐसे ही ये साइकिल चलता रहा, हर रिबर्थ, हर डेथ, हर बार वो मुझे वापस ले आती रही। और फिर हनीमून वाला दिन आया, समुंदर के पास जहाँ हम दोनों ऑलमोस्ट डूब गए थे, वही था उसका फाइनल रिबर्थ। इसलिए वो हमेशा सही वक्त पर आती थी। वो पहले से हर मौत देख चुकी थी, इतनी बार कि उसके अंदर कुछ टूट चुका था। वो मुझे देखती है, ऐसा लगता था जैसे मैं ऑलरेडी डेड हूँ, मगर फिर भी एक ही थॉट उसको वापस खींच लाता था, बस एक बार और उसको बचा लूं। वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ मुझे जिंदा रखने में लगा चुकी थी, माँ के लिए। और फिर डायरी के एंड में लिखा था 12 दिसंबर 2019। माँ के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया, उसके बाद वो सेफ है और अब मुझे इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं। अगर मैं जाऊँ तो मैं गहरे अंडरवर्ल्ड में जाऊंगी, जो भी वहाँ होगा मैं एक्सेप्ट करती हूँ। मैं थक चुकी हूँ, ये दुनिया मेरे जैसे इंसान के लिए नहीं बनी थी। मैं कभी किसी को वो प्यार नहीं दे सकी जो वो मुझसे चाहते थे। शायद गलती मेरी ही थी, मैं हमेशा हार जाती थी हर रिबर्थ के साथ। अब बस मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं लैपटॉप बंद करता हूँ, मेरे गाल ठंडे हो चुके होते हैं, सुबह की रोशनी रूम में घिर रही होती है और मैं बस एक ही बात कहता हूँ, थैंक यू चोंग याओ, अगली जिंदगी तुम्हारी अपनी हो। 1 साल के बाद वाइफ रूम साफ कर रही होती है, इस रूम को दे देती है, तुम इस कंप्यूटर को कभी यूज भी नहीं करते। मैं एकदम से बोल देता हूँ नहीं, वो रुक जाती है, ये रूम ऐसा ही रहेगा बिल्कुल जैसा है। मैं डोर पर खड़ा हूँ, मुझे लगता है जैसे कोई डेस्क पर बैठा हो, टाइपिंग कर रहा हो, लेकिन रूम खाली है। मेरी आंखों से आंसू गिरते हैं, मैं कंफ्यूज हूँ, मैं रो क्यों रहा हूँ, मैं किसी को याद क्यों नहीं कर पा रहा। कोई था जो इस घर में रहता था, जो मेरी लाइफ का हिस्सा था, लेकिन अब सिर्फ एक फीलिंग बची है, एक आधा सा सपना जो कभी पूरा याद ही नहीं आता। और दिल के अंदर एक आवाज गूंजती है, सॉफ्ट सी, डिस्टेंट सी, इज दिस योर होप और माई रिफ्यूजल टू लेट गो। और मैं खड़ा रहता हूँ ब्लैंक, किसी को मैं भूल चुका हूँ, वो याद नहीं जो याद रह जाए, वो दर्द हूँ
हूँ मैं, जो खुद को मिटा के भी किसी और को जिंदा रखता है। मैं भूल चुका हूँ उस चेहरे को, पर दिल अब भी किसी अनजानी सी मोहब्बत पर रोता है। और इसी के साथ ये सीरीज खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर देना, दबा के शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। हाई बटन हो वो भी दबा देना। मिलता हूँ आप लोगों से एक अलग और न्यू टॉप नॉच सीरीज के साथ। तब तक के लिए अलविदा, टाटा, बाय, सयोनरा, खुदा हाफिज, शुभकामनाएं, बाय।